गुड मॉर्निंग। तो अष्टवक्र गीता में हमने लास्ट वर्स किया था, यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। तो जब इसमें ये बात की गई कि देह को अलग करके चित्त स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो ऐसा क्यों कहा गया है, उसके लिए आगे अष्टवक्र जी कहते हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। यानी ना तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, ना ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, ना तुम दृश्य पदार्थ ही हो, तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। तो यहाँ आइडेंटिटी के बारे में बात की हुई है, जो हम अपनी देह से जोड़ के बनाते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने देह से अलग करके अपने आप को चित्त स्वरूप में स्थित कर दिया है, तो उसमें जो उस बॉडी के साथ जो आइडेंटिटीज जुड़ी हुई हैं, जैसे जब आप बॉर्न होते हो, आप इस वर्ल्ड में अपनी बॉडी के थ्रू आते हो, वो बॉडी किसकी दी हुई है? वो बॉडी आपके पेरेंट्स की दी हुई है। आप अपने पेरेंट्स के थ्रू आते हो, आपकी बॉडी आती है इस यूनिवर्स में। तो जब आपकी आइडेंटिटी बॉडी की आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ी है, तो उनके जो रिलीजन है, जिस वर्ग के वो हैं, जिस वर्ण के वो हैं, वो आपकी बॉडी के साथ वो भी जुड़ जाती है। चाहे आप ब्राह्मण श्रेणी में जन्म लिया आपने, या क्षत्रिय में लिया, या वैश्य में लिया, या शूद्र में लिया, तो आपकी जो बॉडी है वो वर्ण की होती है। तो क्योंकि आपने अपनी देह को अपनी आइडेंटिटी से अलग कर लिया है, आप चित्त स्वरूप में चले गए हो, इसलिए जो सारी आइडेंटिटीज हैं वर्ण की, या आप ब्रह्मचारी हो, सेलिब्रेट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, गृहस्थ हो या नहीं हो, या कोई मुनि बन गए हो, वो सारी जो आइडेंटिटीज हैं वो बॉडी से हैं, आपसे नहीं है। जब हमने खुद को देह से अलग कर लिया है, तो ये सारी जो आइडेंटिटीज भी हैं, ये सब उस बॉडी से ही जुड़ी हुई हैं। आपने उनको अपने आप को इन सब से भी अलग कर दिया है। तो रियलिटी में जो भी ये कैटेगरीज हैं, जो भी ये क्लासिफिकेशंस हैं, ये सब बॉडी और माइंड के हैं। ना तुम दृश्य पदार्थ ही हो। दृश्य पदार्थ यानी दृश्य यानी सीन, पदार्थ यानी मैटर। तो आप देखने का मैटर, जिसको देखा जाए, जिसको देखा जा सके, आप वो मैटर भी नहीं। ओके, तो आप रियलिटी में वो कॉन्शियसनेस हो, वो चित्त स्वरूप हो, जो ना किसी वर्ण का है, ना वो मैरिड है, ना अनमैरिड है, ना ग्रस्त है, ना सेज है, और ना ही उसे देखा जा सकता है। अब देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल है कि जब आप जगे हुए होते हो, उस टाइम पर आप जो भी अपने 5 सेंसेस के थ्रू देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तब आप कहते हो कि मैं हूं। लेकिन जब आप सो रहे होते हो, तो आप कहते हो कि मैं तो उस टाइम नहीं था, मैं सो रहा था। बट क्या इन रियलिटी आप उस टाइम नहीं थे? आप तो थे। आप सो रहे थे क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे 5 सेंसेस से चीजों को। लेकिन आप जो बॉडी में अंदर फंक्शनिंग हो रही है, हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहे हैं, और बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं बॉडी के, तब आप थे। आप वो सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब आप ड्रीम्स में अगर थे, तो ड्रीम्स में भी आपने वो चीजें एक्सपीरियंस की हैं, किसी ने तो की है, किसी ने तो की है, तो वो आप थे उस टाइम। आगे कहते हैं, तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो। अब असंग हो, असंग मतलब कि किसी से जुड़े हुए नहीं हो, आप अनअटैच्ड हो। जो भी आपकी आइडेंटिटीज हैं,
अटैचमेंट्स हैं वो सब इस बॉडी की वजह से है, इस माइंड की वजह से है। आप किसी रिलीजन से जुड़े हो तो बॉडी की वजह से, किसी थॉट या फीलिंग से भी जुड़े हुए हो तो वो अपने माइंड की वजह से। तो रियलिटी में आप अनअटैच्ड हो, निराकार हो। निराकार मीन्स जिसका कोई आकार ना हो, फॉर्म ना हो, आप फॉर्मलेस हो। फॉर्म किस चीज की होती है? देखिए, इस यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो 4 चीजें होती हैं: एनर्जी, मैटर, स्पेस और टाइम। तो जब ये एनर्जीज जो होती हैं, दे कम फ्रॉम नथिंगनेस। जब कुछ नहीं होता तब एनर्जीज होती हैं। इन एनर्जीज के कोलिजन से, इन एनर्जीज में जो फोटॉन्स होते हैं उनके कोलिजन से हमें मैटर बनता है। तो जो मैटर होता है उसमें भी वो एनर्जी होती है। तो मैटर इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी। दैट एनर्जी इज फॉर्मलेस, एंड when you acquire that energy with all the other appropriate conditions in the environment, you become a matter. जब जैसे ही एनर्जी मैटर में आई वैसे ही वो मैटर फॉर्म हुआ, एक फॉर्म बना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना और उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई की। उसका एक मास होता है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिवर्स में। तो जैसे ही एनर्जी मैटर बनी वो टाइम और स्पेस के कंस्ट्रेंट्स में आ गई। तो जब तक वो एनर्जी थी तब तक वो फॉर्मलेस थे, उसका कोई फॉर्म नहीं था। तब तक वो टाइम और स्पेस के कंस्ट्रेंट्स से भी बाहर थे। जैसे ही उसने मैटर की फॉर्म ली, अब वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है, वो स्पेस और टाइम के कंस्ट्रेंट्स में आ गई। अब क्योंकि वो फॉर्म हुई है तो एक ना एक दिन उसको डिस्ट्रक्ट भी होना है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी इस यूनिवर्स में और उसका टाइम खत्म होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी तरह से आपकी बॉडी जो है वो एक मैटर है जो बनती है कॉन्शियसनेस से, एनर्जी से। जब वो एनर्जी को अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिली तो वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस ने एक फॉर्म लिया, आपकी बॉडी की फॉर्म में। जब ये फॉर्म, ये मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी, that is same, that will remain unaffected, that will not change. Energy will remain same as it is. Energy can only be transferred to another matter or another form. एनर्जी कभी भी नहीं मरती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है। उसी एनर्जी से मैटर बनता है। उसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक एनर्जी ही है जो एज इट इज रहती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और उससे बनती है हमारी बॉडी जो कि एक फॉर्म लेती है। राइट। सो नेक्स्ट है, आगे बोलते हैं विश्व साक्षी। विश्व साक्षी एज इन कि आप पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसके साक्षी हो, उसके विटनेस हो। कैसे? जो ये एनर्जी है, जो ये कॉन्शियसनेस है, ये दैट इज ऑल परवेसिव, सब जगह है, यूनिवर्स में सेम है। जो आपके अंदर है, जो एनर्जी आपकी बॉडी ने एक्वायर की है, वही एनर्जी है जो बाहर भी है। कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपकी बॉडी में एनर्जी है या जिस एनर्जी से आपकी बॉडी बनी है, आपका मैटर बना है, उसी एनर्जी से ही बाकी सब लोग, बाकी सारी यूनिवर्स, सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे ह्यूमन बीइंग्स, वो सब उसी एनर्जी से, उसी कॉन्शियसनेस से ही बने हैं। वो सेम है, सिर्फ फॉर्म्स अलग अलग हैं, शेप्स अलग अलग हैं, मटेरियल अलग अलग है, लेकिन जो एनर्जी है वो सेम है। क्योंकि वो सेम है इसलिए कहीं पर भी, किसी भी जगह उस एनर्जी में कोई भी थॉट आता है या कोई भी फीलिंग आती है या कोई भी इमोशन आता है तो वो सबके लिए है, सब उससे अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, वो एक ओशन की तरह, एक वास्ट ओशन की तरह है। ठीक है। तो अगर आप एक
छोटा सा ग्लास लेकर आते हैं और उस ओशन में से उस ग्लास में पानी भर लेते हैं, तो उस ग्लास में जो पानी है, जो पानी उस ग्लास में आता है और जो पानी उस ओशन में है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? क्या उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके कलर्स में, उसके फीचर्स में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है? नहीं है। वही सेम पानी जो उस वास्ट ओशन में था, वो ही आपके एक छोटे से ग्लास में आ गया। उसी पानी को आप एक बोल में ले सकते हो, उसी पानी को आप एक जग में ले सकते हो, उसी पानी को आप एक स्पून में ले सकते हो। इवन एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी जो है, वो ड्रॉप में भी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या वो उस ओशन की प्रॉपर्टीज से अलग है? सिर्फ शेप्स और फॉर्म्स चेंज हो गई हैं। कोई एक, किसी ने ग्लास की फॉर्म ले लिया, किसी ने बोल का फॉर्म ले लिया, किसी ने स्पून का, किसी ने जग का। इसी तरीके से जब भी मैटर बनता है यूनिवर्स में, बॉडीज बनती हैं, वो उसी एनर्जी से, कॉन्शियसनेस से बनती हैं, उसी पानी से बनती हैं। सिर्फ अलग अलग फॉर्म्स बन जाती हैं। कोई ग्लास बन गया, कोई बोल बन गया, कोई स्पून बन गया। कहने का अर्थ ये है कि किसी ने किसी ह्यूमन की फॉर्म ले ली, किसी ने एनिमल की फॉर्म ले ली, किसी ने प्लांट की फॉर्म ले ली, किसी ने किसी और तरीके के इंसान की फॉर्म ले लिया, लेकिन क्या वो जो पानी उस ओशन में था, या वो जो स्पून में अलग अलग फॉर्म्स में था, क्या किसी में भी डिफरेंस था? नहीं था। वही पानी था। इसी तरीके से वही एनर्जी जो सब जगह है, पूरी यूनिवर्स में है, उसी वही एनर्जी हर हर लिविंग बीइंग में है, हर बीइंग में है वो एनर्जी। तो इसीलिए ही कोई भी इंसान कहीं पर भी, कोई भी लिविंग बीइंग अगर पेन में है या प्लेजर में है, वो पेन और प्लेजर, वो थॉट्स, वो इमोशंस, वो अगर किसी एक को हो रहे हैं, तो वो बिलीव मी, यूनिवर्स में हर कोई उससे अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये ओशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंक की एक ड्रॉप अगर आप उस ओशन में डाल दो, उस ओशन में डालने के बाद क्या कोई भी पानी का कण ऐसा है जो उस इंक की ड्रॉप से अनअफेक्टेड रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ओशन का एक सेक्शन तो इंक की ड्रॉप से अफेक्ट हुआ और एक नहीं हुआ? इज इट पॉसिबल? तो वो इंक एक तरीके का आपका इमोशन है, आपके कर्म है, आपके फीलिंग्स हैं, हर तरह की जो उस एनर्जी में आ गई अगर, तो वो पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस, पूरी की पूरी यूनिवर्सल एनर्जी को अफेक्ट करेगी। और क्योंकि वो एनर्जी हर किसी के अंदर वही सेम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई एक इंसान दुखी है तो बाकी सब खुश हो जाए। कभी ना कभी, किसी ना किसी फॉर्म में वो दुख आएगा ही आएगा, वो अफेक्शन, वो अफेक्ट होगा ही होगा। ओके, तो इसलिए बोला हुआ है आप विश्व साक्षी हो। आप वो कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी हो जो अगर एक को कोई इफेक्ट हो किसी भी तरीके का, तो वो पूरी यूनिवर्स को इफेक्ट होगा। किसी एक ने गलत किया तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरे विश्व को सफर करने पड़ेंगे। और अगर आपके आसपास किसी ने कुछ किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई भी अफेक्शन उसके ऊपर ना हो। इसलिए आप विश्व साक्षी हो, विटनेस हो हर चीज के। जो कुछ भी हो रहा है, कहीं कोई भी खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुनिया में कहीं भी कोई एक इंसेक्ट भी, कोई एक जानवर भी, कहीं भी कोई अफेक्ट हो रहा है, तो वो आप भी अफेक्ट हो रहे हो, क्योंकि वही कॉन्शियसनेस, वही एनर्जी जो आपके अंदर है, वही सब जगह है। इट्स लाइक अ थ्रेड। वो थ्रेड जिसमें मिलियंस ऑफ बीड्स पिरोए हुए हैं, वो जो थ्रेड है वो सबको जोड़े रखा हुआ है, सारी बीड्स को। तो अगर कहीं भी किसी भी थ्रेड में कोई प्रॉब्लम आती है, थ्रेड के किसी भी पार्ट में वो प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली वही बीड अफेक्टेड हो। सारे बीड्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो थ्रेड ऐसा है जो सब में जाता है। इसलिए आप विश्व साक्षी हो, विटनेस हो। अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। तो क्योंकि अब आप ये समझ सकते हो कि जो कुछ भी होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ भी होगा आपके बॉडी के थ्रू होगा, बिकॉज ऑफ योर बॉडी और माइंड होगा, तो वो आपके
कंट्रोल में नहीं है सुख और दुख। आप बाय नेचर सुखी और निश्चिंत ही हो, बिकॉज ये चीजें अपने आप ही हो रही हैं। आप सिर्फ उसको जानने वाले और देखने वाले। थैंक यू। इस वर्ड्स का रेफरेंस हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखते हैं, MPC 46 ब्लॉक 1 यूनिट 3 में, जहाँ पे थीम्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की बात की गई है। उसमें एक थीम है अटेनिंग एंड इंक्लूसिव विजन। तो अभी हमने जो बात करी कॉन्शियसनेस की, वो सुप्रीम पावर जो ऑल परवेडिंग है, सब जगह सेम है, सब जगह उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। द एनर्जी विच इज इनसाइड यू इज ऑल्सो देयर आउटसाइड यू। सो उसी एनर्जी, हम उसी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। उससे ये हमने समझा कि जो भी फीलिंग्स या थॉट्स किसी एक के सोल में आते हैं, कोई फील करता है, तो बिकॉज इट इज़ अ वन थ्रेड विच इज़ टाइंग ऑल ऑफ अस, तो वो सब जगह उसका इफेक्ट हमें फील होता है, नज़र आता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो यहाँ हम एक इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। सो देयर इज द थीम अटेनिंग एन इंक्लूसिव विजन। इंक्लूसिविटी मीन्स कि हम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, सब कुछ उस विश्व में समा गया, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, दैट सेमनेस विच इज रनिंग थ्रू आउट। जो हमने कॉन्शियसनेस एनर्जी की बात करी, जो हमने एग्जाम्पल लिया वास्ट ओशन का, थ्रेड का, एक इंक ड्रॉप का हमने एग्जाम्पल लिया कि कैसे एक फीलिंग और एक थॉट जो है, जब हम एक ओशन में डालते हैं तो वो कैसे पूरे ओशन को अफेक्ट करती है। उसी सेमनेस की, उसी वननेस की बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में। सो it is clear that Indian view proposes to strive for attaining a state of happiness unaffected by mundane realities. This state allows enjoying equanimity and inner liberation. तो इसमें यही कहा गया है कि जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, हमने एंड में बोला कि आप सुखी, शांत, बंधन मुक्त हो जाओ। सो बिकॉज दैट इज़ योर बेसिक नेचर, आप उससे अफेक्टेड नहीं हो। जो भी रियलिटीज़ हैं, हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया मुंडेन रियलिटीज़, दैट इज़ कि वो देखने में ऐसा लगता है रियलिटीज़ हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी आसपास हमारे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट है, हमें ऐसा लगता है दे आर रियलिटीज़, but they are mundane realities and our state of happiness is unaffected by that. So उस state में हम लोग एक sameness enjoy करते हैं, whether it is a period of extreme elation या it is a period of extreme depression or sadness, हम दोनों ही केस में काम और sameness feel करते हैं। हम inner लिबरेशन फील करते हैं कि नाउ हम अफेक्ट नहीं होता है कि बहुत दुखी हैं या बहुत सुखी हैं। हम हर स्टेट में, इट इज़ आवर चॉइस टू रिमेन काम इन बोथ सिचुएशंस। The perspective of Vedanta school seeks to align with Brahman. So see, this is the line, seeks to align with Brahman. So Brahman is nothing but that energy, that consciousness which is both inside and outside you. Okay, so Vedanta जो school है वो कहता है कि you should align with Brahman. You have to feel that energy which is outside you and the same energy it is inside you. You have to match that. You have to align yourself with that. तो वो सब कैसे होगा, जो हमने अभी पिछले वर्सेस में भी पढ़ा है कि जब हम अपने माइंड और बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसको एज अ विटनेस देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, ठीक है, और हम अपनी बीइंग को, खुद को हम जोड़ लेते हैं अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी बीइंग से जो बाहर भी है, ठीक है। सो द ब्राह्मण ऑक्यूपाइज द एंटायर वर्ल्ड। वही कॉन्शियसनेस, वही ब्राह्मण, वही एनर्जी जो ऑल परवेडिंग है, पूरी यूनिवर्स में है, उससे हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। सो द संस्कृत वर्ड्स फॉर दैट इज सर्वम खलविदम ब्रह्मा, एंड सीइंग दिस वुड लीड टू रियलाइजेशन दैट आई एम ब्राह्मण, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपने ये वर्ड्स बहुत बार सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आई एम गॉड। सो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि आप ही भगवान हो। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, वो आप उसने उसको वो फील कर लिया है, आप उससे अलाइन हो गए हो, आपने ये समझ लिया है। आपकी समझ के लेवल पर आप अपने
उस सुप्रीम पावर से अलाइन हो गए हो और अपने माइंड और बॉडी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो आप उसको एज अ थर्ड पर्सन, एज अ विटनेस देखते रहते हो. यू आर जस्ट द नोअर एंड द सीयर ऑफ थिंग्स. So its natural consequence will be experience of similarity and oneness with others or non-duality. तो यहाँ पे एक बहुत important concept आ जाता है non-duality, अद्वैता का. That is, there is no two things. Everything is same. पूरा यूनिवर्स वो थ्रेड ही है जिसमें मिलियंस ऑफ बीड्स, चाहे वो कितनी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस हैं, लोग हैं, सिटीज हैं, वो सब चीज़ें, वो सब एक, दे आर अ टाइप ऑफ मिलियंस ऑफ बीड्स विच आर कनेक्टेड थ्रू अ थ्रेड, एंड यू आर नथिंग बट दैट थ्रेड विच इज गोइंग थ्रू एवरी वन टू ईच एंड एवरी बीड. सो दैट थ्रेड इज सेम. तो आपका जो तत्व है, आपका जो इसेंस है, वो थ्रेड है, राइट? तो वो थ्रेड सेम है सब जगह, सारे बीड्स के लिए वो थ्रेड सेम है. तो वो वहाँ पे एक वननेस और सिमिलैरिटी की बात आ जाती है कि कोई कोई दूसरा थ्रेड है ही नहीं, वो एक ही थ्रेड है जो मिलियंस ऑफ बीड्स को बांधे हुए है. Bhagavad Gita also states that only those person who can see sameness across all beings are the real seer. अब यहाँ पे रियल सीयर की बात आ गई है कि जिसने ये देख लिया कि पूरा यूनिवर्स, सारे 90 लाख फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, all human beings, everything, they are one and same. So that thread is one and same across all the 90 lakh forms which are present in this universe. He is the real seer. So the Sanskrit verse which was written in Bhagavad Gita chapter 18 is Sarva Bhuteshu Yena Ekam Bhavam Avyami Shate. Okay, so he is the real seer. So next is the wise people perceive everybody on equal footing. Panditaha Samadarshanaha. The inclusive vision is expressed in the aspiration of treating the whole earth as a family. तो यहाँ पे एक उदार कैरितनम तु वसुदेव कुटुम्बकम, यहाँ पे बात आ जाती है उस वर्स की जहाँ पे हम बोलते हैं वासुदेव कुटुम्बकम, कि बिकॉज एवरी वन इज सेम, एवरी वन is being held through the same thread, which is the consciousness or supreme power, the supreme energy. So the wise people, they can see that oneness among everyone. So that is known as inclusivity, कि आपने सबको अपना एक परिवार समझ लिया. Okay, so when you treat the whole earth as a family, the broad vision maintains this position and does not discriminate against others. It is dogmatic and constructed view to distinguish between self and other. So जब हम ये बोलते हैं कि सबको अपना परिवार समझो, तो ये हम सिर्फ किसी को फोर्स नहीं करते हैं समझने के लिए. हम कि आप इतना सबसे इतना प्यार करो कि सबको आप अपना परिवार समझो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. लेकिन आपको सिर्फ समझ के लेवल पर ये समझना है कि इन रियलिटी यू आर ऑल, वी आर ऑल सेम, दैट इज द सेम थ्रेड. आप चाहे मानो या नहीं मानो, आप किसी जानवर से या प्लांट से या किसी और इंसान से प्यार करो ना करो, बट ये सच नहीं बदलेगा कि आपको इस यूनिवर्स में, आपको और उनको उस इस यूनिवर्स में जो रखा गया है या जो आप रह रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेम पावर, दैट सेम एनर्जी, दैट सेम कॉन्शियसनेस विच इज रनिंग थ्रू आउट. थैंक यू. जय श्री राम.